फ्रेंड एंड अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये एम जी टी 611 के लेक्चर सीरीज़ है और आज लेक्चर 14 है जिसके अंदर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, बड़ी डिटेल से मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके आप देखिए। अब बात करते हैं पार्टी आइदर टू परफॉर्म और टेंडर टू परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। मतलब क्या कि पार्टी ने या तो एक्चुअली परफॉर्म कर दिया और टेंडर टू परफॉर्म किया, या फिर ऑफ़र की यानी परफॉर्म करने की कोशिश की या ऑफ़र की। तो ये बात इसमें समझाई गई है कि भाई ये हो सकता है। अब क्या है कि भाई एक बंदा जैसे रिफ्यूज़ बाय द पार्टी टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या इसके अंदर मैं लुबाब आपको बताता हूँ कि एक बंदे ने या तो रिफ्यूज़ कर दिया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, या फिर वो डिसेबल हो गया परफॉर्म करने से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को। जैसे इसके अंदर मिसाल दे दी है कि जो मिस्टर एक्स हैं वो क्रिकेटर हैं, उन्होंने बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई 5 टेस्ट और 4 वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे। अब जो बोर्ड ने भी एग्री हो गए और एक सर्टेन अमाउंट उनको मिल जाएगी, लेकिन मिस्टर एक्स ने जो है विलफुल यानी कि मतलब जानबूझकर उन्होंने सेकंड वनडे से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेकंड वनडे से जो है वो खेलने से इनकार कर दिया। अब क्रिकेट बोर्ड के पास राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दें, ठीक है। और अब डिसेबल हो सकता है कि मिस्टर एक्स जो है वो इंजर्ड हो जाए हिमसेल्फ, यानी कि इंजर्ड हो जाए तब भी वो खेल नहीं सकते। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था अब वो ख़त्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। राइट रख अच्छा, लेकिन इसके अंदर जो जो यानी मतलब क्रिकेट बोर्ड है वो राइट रखता है कि वो ख़त्म कर दें, ठीक है। इफ़ इट इज़ अपील टू द नेचर इट्स इंटेंडेड दैट द पार्टी एंड द प्रोमिस एंड शुड परफॉर्म हिमसेल्फ और बाय परफॉर्मेंस। मतलब क्या एक कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है कि वो परफॉर्मेंस जो है वो हिमसेल्फ यानी जो प्रोमिसर है। जैसे मिसाल दी जाए एक सर्टेन वकील है, वो जो है वो आपने उसको हायर किया, अब वो ये नहीं कर सकता कि उसके अलावा वो किसी और को केस दे दे। और इन अदर केसेस द प्रोमिसर हिमसेल्फ एंड रिप्रेजेंटेटिव, या तो रिप्रेजेंटेटिव हो उसका जो वकील था, या तो पर्सनल खुद ही वो परफॉर्म करे कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अपना केस लड़े, हमारा केस लड़े, या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका एम्प्लॉई है वो परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। इसके अंदर एक मिसाल भी दी गई है कि मिस्टर एक्स जो सॉरी ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर सेलिंग परचेजिंग, सही है। एक्स सेल इज़ रिक्वायर्ड टू डिलीवर एंड एग्री टू प्लेस अकॉर्डिंग द टाइम फिक्स डिलीवरी एज टू। अब जो है वो एक्स जो है वो इंतकाल कर गए, वो डेथ हो गई, तो अब उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे और वो वाई को गुड्स डिलीवर करेंगे, ठीक है। ये बात कही गई है इसमें। अब हाँ, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो मिस्टर असलम है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर जीगम से कि वो एक पेंटर हैं, रिनोवेल यानी कि मतलब रिनाउंड पेंटर हैं, तो वो खुद पेंटिंग करें। अब ये नहीं हो सकता कि वो किसी और बंदे को मिस्टर जीगम जो है वो या तो मतलब मना कर दे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये नहीं कर सकता कि वो किसी और को असाइन यानी मतलब अपने असिस्टेंट तक को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि इसमें पर्सनल नेचर की बात हो रही है, उसके अंदर वो किसी भी बंदे को असाइन नहीं कर सकते ये ड्यूटी कि भाई तुम मेरी जगह पेंटिंग बनाओ। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए। अब इसके अंदर क्या है कि मतलब थर्ड पार्टी मतलब क्या है, एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी, मतलब क्या आप हैं, आपने बोला कि भाई कि मैं तुमसे 10 किलो चावल लेने आऊँगा, ठीक है। अब आपने बोला यार अभी तो मेरे पास चावल नहीं है, मेरे साथ वाली दुकान है उसके पास 10 किलो चावल हैं, तो आप गए, आपने बोला कि भाई हाँ ठीक है भाई, आपने ठीक है मैं बराबर वाली दुकान से लेता हूँ। तो अब आपने क्या किया, आपने थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट की परफॉर्मेंस, अब आप पीछे नहीं हट सकते। इसके अंदर भी जैसे मिसाल दे दी गई है कि अगर एक बंदे ने यानी मतलब बंदे ने इंश्योरेंस कंपनी से अपना लॉस रिकवर कर लिया है, ठीक है, तो अब जो सप्लायर है उसको डैमेज यानी कि मतलब यानी कि उसको सू नहीं किया जा सकता डैमेज गुड्स के लिए। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ इसलिए था, क्योंकि सप्लायर और आप पार्टी हैं, लेकिन बीच में इंश्योरेंस जो है वो थर्ड पार्टी है। तो आपने बोला कि भाई मेरा लॉस या तो सप्लायर कवर कर दे या फिर इंश्योरेंस पार्टी। आपने इंश्योरेंस लिया हुआ था तो इंश्योरेंस ने आपका लॉस जो है वो कवर कर दिया, तो अब आप जो है वो थर्ड पार्टी जो सप्लायर है उससे जो है वो आप अपना लॉस रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि दो दफ़ा थोड़ी रिकवर करेंगे भाई, एक दफ़ा तो मिल गया आपको लॉस आपका,
ठीक है। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। जॉइंट लायबिलिटी मतलब क्या, एक और एक से ज़्यादा बंदा अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो, यानी मतलब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी कॉन्ट्रैक्ट करें मिस्टर डी से, ऐसा है इसके अंदर। तो इसके अंदर बात क्या की गई है कि भाई अगर सारे ज़िंदा हों, पर्सन टू बी, तो जो सारे बंदे जो है वो अपना करेंगे। अगर उसमें आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम एक, यानी कि मतलब ए में से ए बी सी में से या तो बी इंतकाल हो जाए तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, और अगर सारे ही मर जाएं तो सारों के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किस चीज़ के लिए, कि वो परफॉर्म, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो परफॉर्म करें। अब जैसे इसमें मिसाल भी दी गई है कि भाई मिस्टर असलम, मिस्टर यासिर एंड मिस्टर उमर जो है वो प्रॉमिस किया है कि मिस्टर कामरान को कि वो 1 लाख रुपए देंगे। तो अब मिस्टर कामरान जो है उनके पास एक राइट है, हाँ एक राइट है, किस बात का राइट है कि या तो वो मिस्टर असलम, मिस्टर यासिर या मिस्टर उस्मान से किसी एक से भी वो 1 लाख रुपए ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे भाई ये तो फिर अब जैसे मिसाल दिए मिस्टर असलम से 1 लाख रुपए मिस्टर कामरान ने ले लिए, तो मिस्टर यासिर और मिस्टर उस्मान क्या करेंगे। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि मिस्टर असलम क्या करेंगे। ठीक है, ये देखें वो आ गई बात। ठीक है, अब इसमें क्या है, मिस्टर असलम, मिस्टर यासिर, वही मिस्टर उस्मान वाली है कि उनको कितने 1.5 लाख रुपए देने हैं, किसको, मिस्टर उमर को। अब मिस्टर उमर जो है उन्होंने जो है वो कंप्लीट पूरा अमाउंट पे कर दिया। अब मिस्टर असलम जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए कोर्ट से, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इतनी है कि 1/3 और डेट पे कर सके। तो अब क्या होगा, मिस्टर उस्मान जो है इंटाइल टू रिकवर, वो क्या करेंगे, क्योंकि मिस्टर उस्मान ने तो पहले पे कर दिया पूरा अमाउंट, 1.5 लाख रुपए पे कर दिए मिस्टर उमर को। अब वो क्या करेंगे मिस्टर उमर कि भाई जो मिस्टर असलम की प्रॉपर्टी थी उसको, उसके अंदर से पैसे लेंगे और मिस्टर यासिर से भी वही रिकवर करेंगे। देखें इसमें ये होता है कि भाई मिस्टर उस्मान ने पे कर दिया सबको, तो मिस्टर उस्मान ने उमर को हटा दिया कॉन्ट्रैक्ट से। अब कॉन्ट्रैक्ट जो बचा दरमियान किसके, मिस्टर उस्मान, मिस्टर यासिर और मिस्टर असलम। अब मिस्टर असलम से रिकवर करेंगे, मिस्टर उस्मान रिकवर करेंगे मिस्टर असलम से, और मिस्टर यासिर से भी रिकवर करेंगे। ये नहीं होगा कि भाई एक ने पे कर दिया तो सारे आज़ाद, ऐसा कुछ सीन नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर भी यही बात की गई है कि भाई मिस्टर असलम जो है वो मिस्टर यासिर, मिस्टर उमर जॉइंटली प्रॉमिस किया गया है भाई हम 3 लाख रुपए देंगे मिस्टर उमर को। अब मिस्टर असलम जो है वो अनेबल टू पे हैं, मिस्टर यासिर कंप्लाई टू पे। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि हाँ मैं बताता हूँ क्या हुआ। इसके अंदर ये हुआ कि भाई मिस्टर असलम किसी भी रीज़न की वजह से मान लेते हैं कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, सही है, इंसॉल्वेंट। अब उनके पास पैसे नहीं है, और ना उनकी जो पिछले वाली एग्जाम्पल में ना जायदाद भी नहीं है, वो बिल्कुल ही सड़क पे आ गए। ठीक है, अब मिस्टर उमर ने, सॉरी मिस्टर हाँ या जो मिस्टर यासिर हैं उन्होंने तो पे कर दिया सारा अमाउंट, ठीक है, मिस्टर उमर को। लेकिन अब ये इंसॉल्वेंट हो गए, इनको पैसे मिल गए। अब बची कौन सी 2 पार्टियां के मिस्टर यासिर और मिस्टर उस्मान। तो अब जो मिस्टर यासिर हैं वो हक रखते हैं कि भाई मिस्टर उस्मान से कि वो 1.5 लाख रुपए दें। क्यों? क्योंकि ऐसे तो मिस्टर असलम दे नहीं सकते, मिस्टर उमर को मिस्टर यासिर पहले ही दे चुके हैं। तो अब वो 1.5 लाख रुपए जिम्मेदारी है कि मिस्टर उस्मान मिस्टर यासिर को पे करें। इसी वजह से ये ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वरना एक बंदे का हो तो कोई मसला ही नहीं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।